बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के हवाले से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स पर्टिकुलरली सिविल जज के इम्तिहान के हवाले से। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि आलमोस्ट नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है सिविल जज का इम्तिहान, डेफिनेटली आपका भी स्टार्ट करने का मकसद यही है कि 5 to 6 मंथ के अंदर आप इसको कंप्लीट करें और अपने जो पेपर्स हैं उसके अंदर आप अपीयर हो जाएं। तो सबसे अहम चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पर्टिकुलरली ये चीज़ वैसे हम जो फोकस करते हैं, जो हमारे क्रैश कोर्सेज़ होते हैं, हम उनको टोटल इसी चीज़ के ऊपर फोकस करवा के तैयारी सिर्फ इसी चीज़ की करवाते हैं। आप लोगों को अभी से बताने का मकसद यही है कि अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं और ये चाहते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से इसी अटैम्प्ट में पास कर लें, तो उसके लिए जो आपका पूरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं ये सारी बात आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, एक जनरल जो आपका पैटर्न है जिसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास सिविल लॉ के अगर 2 पेपर हैं, सिविल लॉ 1 की सूरत में या उसके बाद सिविल लॉ 2 की सूरत में, ऑन द अदर साइड हमारे पास कौन सा पेपर है लॉ के हवाले से, क्रिमिनल लॉ का, और एक हमारे पास पेपर किस चीज़ का है, जनरल लॉ का। आप सिविल लॉ 1 देखें या सिविल लॉ 2 का पेपर अगर आप देखें तो हर पेपर के अंदर कुछ मेजर और कुछ माइनर एक्ट्स हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम मेजर की बात करें, हमारे पास जो मेजर लॉज है ना, वो एक तो हो गया CPC, एक हो गया CRPC, एक हो गया पाकिस्तान पिनल कोड, और फिर उसके बाद हो गया कानून शहादत ऑर्डर। ऑन द अदर साइड हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स, वो भी बहुत लेंथी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी सिलेबस लेंथी है, बट क्वेश्चंस जेनेरिक सेंस के आते हैं। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता कुछ इस तरह है कि जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, जनरली हमारे जहन के अंदर जब भी लॉ का लफ्ज़ आता है ना, तो हम हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। हमारे जहन में ये है कि जनाब सिविल लॉ की जान CPC है, क्रिमिनल लॉ की जान CRPC और PPC है, और उसके बाद फर्दर दोनों के अंदर जो एक इक्वल उसकी वेटेज है, या आप जनरल लॉ के पेपर की तरफ चले जाए तो आपके पास QSO आ जाता है। और नॉर्मली यही देखा गया है कि CPC और CRPC अगर हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी उठा लें ना और बहुत तेज़ भी चलें, तो आपको पता है कि कम अज़ कम ये 2 to 3 मंथ्स क्या होगा, इसमें हमारा स्पेंड हो जाएगा। और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी भी सूरत ये नहीं कहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री तैयारी पॉसिबल है। CPC देख लें, 158, 159 सेक्शन है, उसके बाद इसके 52 ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 2 अगर ओमिटेड भी हैं तो 50 ऑर्डर्स हैं, और हर ऑर्डर के अंदर 20, 30 और ऑर्डर 21 में तो मोर देन 100 रूल्स मौजूद हैं। तो इतनी चीज़ें क्या याद रखना पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं। इनके केस लॉज याद रखना पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं। और अगर आप पेपर देखें, जब भी आप इनका पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन जो CPC CRPC और में से आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड किस्म के होंगे। वो ऐसे होते हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये सवाल भी आ सकता है। इस बार आपने देखा CPC में से कौन सा क्वेश्चन आया था कि ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वो 108, 109 जो नॉर्मली हम अपील में कंसिडर ही नहीं करते, बस क्योंकि होता क्या है, अपील का चैप्टर स्टार्ट होता है हमेशा 96 से हम ज़ोर के साथ स्टार्ट करते हैं, और 104, 5 में वो ज़ोर क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। आखिर पे 6, 7, 8 को हम सिर्फ इस तरह करते हैं कि जी ये है, ये तरीका कार, और चले जाते हैं 2 से 3 मिनट में डिफ़ाइन करके, और उसने क्वेश्चन कहाँ से उठा कर दिया, वहीं से दे दिया। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद क्या है? इसका सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप वाकई 100% पेपर पास करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बेहतरीन टिप क्या है, फोकस ऑन माइनर एक्ट्स। वजह, वेटेज बराबर है। इम्तिहान में तैयारी के वक्त हम वेटेज किस चीज़ को देते हैं? जिसके मार्क्स ज़्यादा हों, एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा हो और सिलेबस उसका क्या हो, कम हो। अब देखें CPC है, इतनी तवील CPC में से 1 या 2 क्वेश्चन, ऑन द अदर साइड इतना सा आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, और इतना सा ही पंजाब रेंटेड प्रेमिस, 1 सवाल उसमें से आना, 1 सवाल उसमें से आना है। अब ये 30, 35, 40 या 52 सेक्शन, इसमें से कन्फर्म 1 क्वेश्चन आना है, तो 30 सेक्शन को याद रखना भी आसान है
और मोर ओवर हमने इसका आसान काम क्या करना है, पढ़ेंगे तो हम तफसील से, लेकिन मैं आपको इसके 2 केस ला एवरी माइनर एक्ट दे दूंगा। वो इस तरह आपने याद कर लेने हैं ना कि जिस तरह हक का याद करने का। वजह कि माइनर एक्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा आपने वो 2 केस ला उसमें एडजस्ट कर देने हैं। ऐसी चीज़ें जनरल लॉज में पॉसिबल नहीं है। अब पढ़ाते हुए मेरे अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ केस लॉज में बहुत कम बता रहा हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक एक लेक्चर में 4 से 5 केस लॉज हैं। रीज़न क्या है, अभी मैं क्यों इसको दूसरी साइड पर लेकर चला गया हूँ। अभी जब आपका ये पेपर हुआ उसमें मैंने लोगों को इकट्ठा किया और जब मैंने उनसे पूछा, 100 स्टूडेंट्स का मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिसमें से कोई 10 स्टूडेंट्स थे जो 4 या 5 केस ला लिख कर आए थे, और 15 से 20 स्टूडेंट थे जो 1 या 2 केस ला लिख कर लाए थे, और 60 से 70 स्टूडेंट ने केस ला लिखा ही नहीं था, और जिन्होंने लिखा था तकरीबन 50% गलत लिख कर आए थे। इंसान की याददाश्त महदूद है, ये चीज़ें इतनी हमें नहीं याद रहती। हम भी हर दूसरे दिन अगर केस ला हो तो किताब उठाकर याद करेंगे। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि किसी भी पेपर के अंदर 3 से 4 माइनर और 1 से 2 क्या होते हैं, मेजर लॉज। हमें नंबर कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, 40, एग्रीगेट कितना है हमारा, 50। अगर आप 3 क्वेश्चन माइनर एक्ट के बेहतरीन तरीके से अलॉन्ग विद वो 2 केस लॉज जो मैं आपको जनरली बताऊंगा हर के साथ, आप ये 3 क्वेश्चन अगर पहले अटैम्प्ट कर लेना तो ये 11 से 12 नंबर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो अगर आप 11 से 12 नंबर वाले 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हों और वो आपको 35 या 30+ नंबर दे चुका होता है ना, तो अगले 2 सवालों में वो 15 से 18 नंबर देते हुए कभी भी नहीं कतराता। अगर उसमें केस ला नहीं भी लिखा होगा तो आपको इसमें हम आपको कहाँ तक लेकर चलेगा, पुश करके 50 तक। कोई एक पेपर अच्छा हो गया तो आपकी सारी एग्रीगेट उसमें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लिहाजा बिल्कुल इसको तो इस तरह होना चाहिए कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। वैसे ये जितने माइनर एक्ट आपको मैं भी पढ़ाऊंगा इन सब के फिंगर टिप्स के लेक्चर मौजूद हैं ऑलरेडी। मैं आपको जो जुडिशरी वाले, एक तो फिंगर टिप वो है जो पब्लिक है, वो फिंगर टिप नहीं, वो जनरल हैं, वो बेसिक लेवल के हैं जो फिंगर टिप्स हैं। एक फिंगर टिप की हमारी एडवांस सीरीज़ है जो सिर्फ हम अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, जो जुडिशल जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं। आप लोगों को मैं आज वो एडिशनली अलाउ करवा देता हूँ, वो पब्लिक नहीं है बट आपको मैं आज अलाउ करवा देता हूँ। इसकी मैं पर्टिकुलरली जो अभी हम शुरू कर रहे हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, तो आप कोशिश करें जब तक 2 या 3 दिनों में मैं आपको ये मुकम्मल पढ़ाता हूँ ना, आप उसको रोज़ाना एक बार उसको सुने पहले। इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको उसमें मिलेगा क्योंकि उसमें पास पेपर भी सारे डिस्कस किए गए हैं, केस लॉज भी सारे डिस्कस किए गए हैं। और देखें अभी आज हम पढ़ेंगे 4 या 5 सेक्शन, कल के लेक्चर पे जाएंगे आज वाले भूल चुके होंगे, परसों पढ़ेंगे तो पिछले थोड़े से जो है ना वो भूल चुके होंगे। वो एक नशिस्त है 2 या 3 घंटे की। तो आज अब कोशिश करें, बल्कि कल आप लोगों का जो टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसकी बजाय कॉन्ट्रैक्ट वाले को मैं डिले कर देता हूँ और कल गार्डियन एंड वार्ड का ही मैं टेस्ट दे देता हूँ आपको। और वो टेस्ट किस चीज़ में से होगा, जो आज मैं भी आपको लेक्चर अलाउ करवाऊँगा गार्डियन एंड वार्ड का फिंगर टिप। हर बंदा बाई ऑल मीन वो पूरा सुन के आएगा। मैं अपना आज डाटा रिफ़्रेश कर दूँगा तो मेरे पास रिकॉर्ड होगा कितने लोगों ने कितनी देर उसको सुना है, तो उससे मुझे कल खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उसको सुना है या नहीं सुना। तो वो मैं अभी उसको रिफ़्रेश करके आप लोगों को जस्ट आफ्टर क्लास जो मिड ब्रेक अभी हमारी होनी है मैं आपको अलाउ कर दूँगा। और बिल्कुल आसान तरीन तरीका, आपकी तैयारी इतनी आसान हो जाएगी। CPC बहुत मुश्किल हमें लगता है, इतना बड़ा लगता है, CRPC मुश्किल है, बड़ा है, मत तवज्जो दें उनके ऊपर। किसके ऊपर तवज्जो दें, पूरा फोकस माइनर के ऊपर। आप 100% पास हो जाएंगे। इसमें फेलवर की रेशो आपकी हरगिज़ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हर पेपर में 3-3, 4-4 सवाल आप अच्छे, और CRPC और CPC को फिर हम क्या करें, छोड़ तो नहीं सकते, हम प्रैक्टिकल इश्यूज़ को पकड़ लेंगे। वजह, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है और एक थ्योरेटिकल आता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, अगर सिविल लॉ का पेपर है तो कोई आप इंटरम ऑर्डर लिख दें, कोई आप उसकी जजमेंट लिख दें, या कोई आप इशू फ्रेम कर दें। क्रिमिनल लॉ के अंदर आप बेल पिटिशन के ऊपर कोई ऑर्डर पास कर दें, या आप चार्ज फ्रेम कर दें। तो ये तो आसान चीज़ें हैं, ये तो हम बड़ी आसानी के साथ क्या करेंगे, उसको सीख लेंगे। तो फिर फोकस क्या है, फोकस आपका, अगर आप माइनर एक्ट को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो पासिंग के चांसेस हैं वो हद से ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? इस माइनर एक्ट से एक सवाल आना है।
2 या 3 दिनों में ख़त्म करें। CRPC कब से स्टार्ट है? 1 मंथ हो चुका है और 1 मंथ ही उसको मज़ीद हमारा लग जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि हम उस सवाल को उस तरह अटैम्प्ट ना कर सकें कि जितना अगर हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के 29 सेक्शन को 29 बार पढ़ लें तो फिर भी पूरी CRPC को एक बार पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है और इसको 29 बार पढ़ना क्या है? आसान है। तो इसको 29 बार पढ़ के आपका एक सवाल बेहतरीन तैयार हो जाए तो होता इम्पैक्ट है। ये बात जहन में रख लें। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपका पेपर स्टार्ट अच्छा हुआ है ना तो एग्जामिनर भी हमारे जैसे इंसान ही होता है ना, तो नेचर एक है चेकर की, वो जो पहला इम्पैक्ट है ना वो पेपर के आखिर तक रहता है। तो क्वेश्चन का अगर आपका पेपर का स्टार्ट अच्छा होगा तो एंड पे कुछ कमी कोताही को इग्नोर किया जा सकता है। और अगर किसी ने स्टार्ट पे अंडे दे दिए, अंडे देते हैं ना, पता ना, एक लफ्ज़ अक्सर लोग आधा पैराग्राफ लिखकर क्वेश्चन क्रॉस करके नया सवाल अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। पहली दूसरी तीसरी लाइन में क्या किया होता है, उसको कट करके आगे ये होता है पेपर के ऊपर अंडे देना। अक्सर कोई लफ्ज़ लिखा है ना तो फिर फ़ौरन क्या किया, ये अंडे दे दिया आपने पेपर के ऊपर। ऐसे अंडे आपने पेपर के ऊपर नहीं देने, ये बहुत बुरा तासर है। शुरू करते हैं जी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसमें भी क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल भी आ जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर जिस सब्जेक्ट के रूल्स होंगे हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। क्या रूल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है गार्डियन एंड वार्ड के? चेक करें, है। गार्डियन एंड वार्ड के रूल अलग से नहीं है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 जो सिविल लॉ का हमारा वॉल्यूम है सिविल प्रैक्टिस के हवाले से, उसके अंदर इसके रूल्स मौजूद हैं। और जहाँ पर रूल्स होंगे, रूल्स होते किस लिए हैं? वो प्रैक्टिकल, जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है उसके हवाले से होते हैं। तो हमने इसके रूल्स भी साथ करने हैं। सबसे पहले चलते हैं जी सेक्शन 1 की तरफ। तो ये इसका जो नाम है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, होल पाकिस्तान, और 1 डे ऑफ जुलाई 1890। 1 डे ऑफ जुलाई। अच्छा, एक छोटी सी इसमें चीज़ जहन में रख लें, 1890। आपको इसमें 2 डेट्स मिलेंगी। एक डेट मिलेगी 21 मार्च 1890, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि 21 मार्च 1890 भी लिखा हुआ है और उसके बाद 1 डे ऑफ जुलाई 1890 भी लिखा हुआ। क्या फ़र्क है? 21 मार्च 1890 को इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट, और उसके बाद ये एक जो है आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ है जो कि 1 डे ऑफ जुलाई 1890 को, कोई भी ऐसा कानून जो फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होता है उसको प्रोस्पेक्टिव लॉ कहा जाता है। और लॉज मस्ट बी प्रोस्पेक्टिव, कि फ्यूचर डे पे उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये फ्यूचर डे पे इम्प्लीमेंट हुआ, 1 डे ऑफ जुलाई 1890 को ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ है जनाब? सेकंड आप चलें, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें देखते हैं, यहीं पे क्लियर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं भी आपको बताऊंगा, केस लॉज की रोशनी में बताता हूँ। आप केस लॉ लिखते जाएँ तो फिर आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। 1999 YLR 2612, 1999 YLR 2612 क्या बेसिकली है? अच्छा जी, अब थोड़ा सा अपने जहनों को पहले खोलें, कुछ चीज़ें क्लियर करें, फिर हम आगे चलते हैं। पढ़ कौन सा कानून रहे हैं? गार्डियन एंड वार्ड। गार्डियन वो शख्स जो सरपरस्त है, और उसके बाद वार्ड वो बच्चा जिसकी सरपरस्ती की बात की जा रही है। गार्डियन एंड वार्ड कब कब कंसेप्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन का? गार्डियन की अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट उस वक्त आता है, ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है कि डेफिनेटली ये बच्चा, इसका कोई जो है वो मदर है और उसके बाद कोई ना कोई इसका क्या है, फादर है। जब मदर और फादर के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है और सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है, डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो जब हस्बैंड वाइफ या मदर और फादर सेपरेट होते हैं तो पहला क्वेश्चन यही रेज होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। तो बच्चे किसके पास रहेंगे, ये कौन सा लॉ हमें बताएगा? गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। ऑन द अदर साइड, जब डेथ हो जाती है बाप की, डेथ हो जाती है माँ की, तो बच्चे की कस्टडी का इशू आ जाता है। एक लावारिस बच्चे की कस्टडी का इशू आ जाता है। तो इन तमाम मामलात में हमारे पास कानून क्या है? गार्डियन एंड वार्ड। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली जो है ना, जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जाकर गौर से देखनी है। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको पता होगा, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो इन चीज़ों को गौर से देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकली सेक्शन है वो 7 और 25, 7 एंड 25। प्रैक्टिकली ज़्यादातर जो आप दरखास्तें देते हैं
वो किसकी देते हैं, 25 सेक्शन के तहत देते हैं, या किस सेक्शन के तहत देते हैं, सेक्शन 7। मैं ये कर देता हूँ कि मैं आज सेक्शन 7 की दरख्वास्त और 25 की दरख्वास्त अभी मुझे शेयर करवा लेना, बाद में मुझे भी भूल जाता होता है, ठीक है। मैं आपके साथ दोनों की एप्लीकेशन शेयर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। साथ ही इसका मैं हवाला देता हूँ किस चीज़ का, सेक्शन 10 का। सेक्शन 7 कोर्ट को एम्पावर करता है, सेक्शन 10 दरख्वास्त का तरीक़ाकार बताता है, और सेक्शन 25 देखें, सेक्शन 7 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, ये अलग चीज़ है, अपॉइंटमेंट ओब्लीग डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। कौन सा सेक्शन डील करता है इसके साथ, सेक्शन 7। तो 25 किसके साथ डील करता है, ये कस्टडी ऑफ माइनर। अब मैं आपको यहां पर लाया क्यों, स्टार्ट को रोक कर ये केस ला लिख कर यहां पर क्यों लाया, 7 तो अलग चीज़ है, 7 तो होल एंड सोल फंक्शन ऑफ गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट है। मतलब कि गार्डियन अपॉइंट करना, किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, ये तो सिंपल किसका फंक्शन है, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट का, और कोई भी अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जब हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, कस्टडी ऑफ माइनर, क्या आप लोगों ने ये सेक्शन सब लोगों के जहन में है, 491 CRPC और 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्या आप मुझे बता सकते हैं 491 CRPC क्या है, इलीगल डिटेंशन के हवाले से, हैबियस कॉर्पस के हवाले से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर, और आर्टिकल 199 ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू इशू 5 फंडामेंटल रिट्स, जिसके अंदर से एक रिट है हेबियस कॉर्पस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये आपका 491 CRPC हेबियस कॉर्पस के हवाले से क्रिमिनल लॉ की प्रोविजंस, और सेक्शन 25 सेम फैक्ट के ऊपर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की प्रोविज़न। अब ये क्या कह रहा है, मसला क्या है, पहले मसला समझ आएगा, जवाब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अपॉइंटमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसको मैं इसलिए निकाल देता हूँ। जब ए है, ए इज़ एन अपॉइंटेड गार्डियन, ये ए क्या है, अपॉइंटेड गार्डियन है। अगर इस अपॉइंटेड गार्डियन से बच्चे को छीन लिया जाए तो इसके पास कौन कौन सी रेमेडी है, जो सबसे सूटेबल रेमेडी है, क्योंकि मामला है गार्डियन एंड वार्ड का, तो ये कहाँ पर जाएगा, अंडर सेक्शन 25 एप्लीकेशन फाइल करेगा बिफोर द गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट। लेकिन सिविल प्रोसीजर इज़ ऑलवेज लेंथी, कम्प्लेक्स, और फॉर्मेलिटीज़ इतनी है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा। और अगर किसी माँ से, माँ को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है, और अगर उस माँ से बच्चे को उसका बाप या कोई XYZ अगर छीन कर ले जाए, और वो बच्चा पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि जी शीर खार है, दूध पीता बच्चा है, तो क्या माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उससे दूध पीते बच्चे को अलग किया जाए? और अगर वो दरख्वास्त देगी सेक्शन 25 में, तो क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो उसके पास रेमेडी क्या है कि वो फ़ौरन आए और 491 के तहत कहे कि जनाब इसको फ़लाँ शख्स ने इलीगल डिटेंशन में रखा है। क्योंकि इलीगल डिटेंशन क्या है कि जब किसी को इम्प्रॉपरली डिटेन किया जाए। जब माँ अपॉइंटेड एंड डिक्लेयर्ड गार्डियन है, तो उससे जो बंदा भी उस बच्चे को ले जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, इलीगल डिटेंशन। तो दो पैरेलल रेमेडीज़ हो गई ना, कि बच्चे की कस्टडी के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए 25 सेक्शन के तहत, और अर्जेंटली 491। लेकिन 491 में स्कोप बहुत जो उसका नैरो है, समरी प्रोसीडिंग है। तो हम क्या करते हैं कि अगर वो शख्स बच्चे को लाहौर से लेकर चला गया, फॉर एग्जांपल खानेवाल चला गया या मुल्तान चला गया, तो वो तो ये डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ के चला गया। अब डिस्ट्रिक्ट जज की पावर तो वैसे ही ख़त्म होगी सेशन जज की। तो हाई कोर्ट अगर हम जाते हैं 491 में, तो हाई कोर्ट की 491 में पावर्स बड़ी थोड़ी हैं। तो फिर हम किस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हैं, हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल हैबियस कॉर्पस के हवाले से, आर्टिकल 199 के हवाले से हम लगा लेते हैं एक पिटिशन। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स 491 के हवाले से बच्चे की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देता है, तो क्या उसकी 25 सेक्शन के हवाले से रेमेडी
ये बार हो जाएगी, कोई रुकावट मौजूद है या नहीं है। यहाँ पर एक मसला है ज़रूर आर्टिकल 199 में, और वो मसला क्या है? आर्टिकल 199 अगर आप खोलेंगे, इसकी पहली लाइन कहती है कि वेयर देयर इज़ नो अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल। यहाँ पर अल्टरनेट रेमेडी क्या है? अवेलेबल है। तो फिर ये जुरिस्डिक्शन बहुत मुश्किल हम इसको प्रोवोक करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम वैलिड ग्राउंड्स दें, और वैलिड ग्राउंड क्या होता है कि जी मुझे यहाँ पर जाने से रोका जा रहा है, मुझे यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा, तो हमें जो है हाई कोर्ट अलाउ करता है कि ठीक है जी आप हमारे पास आ जाएं। ये केस ला क्या कहता है, गौर से सुनिए जनाब। रेमेडी अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर डिनाइंग लेजिटिमेट राइट एंड क्लेम रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 491। अगर मैं 491 में बच्चे की कस्टडी के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दूं, और आगे से सेशन या हाई कोर्ट कहे कि जी आपके पास तो रेमेडी मौजूद है, जाओ और जाकर सेक्शन 25 की दरख्वास्त दो, तो इस केस लॉ में कहा कि जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है इज नो बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स अंडर सेक्शन 491। तो क्या समझ आया जनाब आपको? ऑल दो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में कस्टडी ऑफ माइनर के लिए अगर आपके पास प्रोविज़न मौजूद है, इवन देन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 491 में इलीगल डिटेंशन के हवाले से अगर दरख्वास्त देते हैं, तो अदालत ये कहे कि आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट नहीं करेगी कि जाएँ जनाब आप गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक चले जाएँ। नो बार कर दिया कि अगर आप दरख्वास्त दें तो अदालत उसको सुनने की क्या है? पाबंद है। मसला हाँ, ना ये उस रेमेडी को बार करता है, ना वो इस रेमेडी को बार करता है। अदालतें करती क्या है नॉर्मली, जब आप इसको इन्वोक करते हैं तो अदालत कहती है कि फ़िलहाल आप इसको बच्चा दे दें, बाकी डिस्प्यूट सिविल कोर्ट जाए वहाँ पे हल करें। मैं गार्डियन की एंटाइटलशिप के लिए नहीं बैठा, गार्डियन की डिक्लेरेशन के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। करंट मसला हल हो गया, माँ को बच्चा दे दो, बाकी तुम लोग जाओ अदालत में और अपने मामले को सिविल कोर्ट गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के ज़रिए से हल करो। मेरी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरी सिर्फ ये जुरिस्डिक्शन है कि करंटली जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर 2 साल से कम उम्र बच्चा है तो उसको किसके पास होना चाहिए? माँ के पास। इसको माँ को दे दो और बाकी जाकर अपना मामला कहाँ पर हल करो? आप अदालत के अंदर हल करो। तो यहाँ पर अगर आप चले जाएँ तो कोई बार नहीं है। Provision under section 491 CRPC and Guardian and Ward Act has no relevancy with each other and are entirely different and no question of one excluding the other। ये उससे भी अच्छा केस ला है 1997 1997 SCMR 1997 SCMR पेज इसका है 1680। और क्या कह रहा है जनाब कि entirely different 491 CRPC, उसके बाद गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की प्रोविज़न क्या है? एंटायरली डिफरेंट है जनाब, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक दूसरे को बार नहीं करते। और इसी किस्म का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, इसमें ऐसा ही पूछा गया था कि जनाब आपके पास एक 491 में रेमेडी मौजूद है और एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में रेमेडी मौजूद है, तो क्या दोनों रेमेडीज़ को सेम टाइम पे आप इन्वोक कर सकते हैं? क्या कोई बार है या नहीं है? छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, 2 पैरेलल सिविल प्रोसीडिंग्स आर बार्ड, 2 पैरेलल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर बार्ड, बट ऑन द सेम मैटर 1 सिविल एंड 1 क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज़ नो बार अगेंस्ट ईच अदर। आप सेम टाइम पर सिविल और क्रिमिनल, सादी सी बात है, किसी ने आपको चेक दे दिया जाली, मुझे याद आ गया आज क्या तारीख है? 6 वो असल में बातों से बातें निकल आती ना, जाली चेक से मुझे याद आ गया 2 सही है। अभी जाली तो नहीं ना, भिजवा दो ना, चलो फिर सही है। तो उसमें क्या है, आपने अगर उसके खिलाफ रेमेडी अवेल करनी है तो आप ऑर्डर 37 का दावा भी लगा सकते हैं सिविल के अंदर, उसके बाद एक रेगुलर रिकवरी सूट भी लगाया जा सकता है सिविल के अंदर। लेकिन 2 पैरेलल सिविल बार्ड है, या आप ऑर्डर 37 में जाएंगे या रेगुलर में चले जाएंगे। ऑन द अदर साइड आप उस बंदे के खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्रिमिनल प्रोसीडिंग 489F चेक के हवाले से। तो समझाना ये है
कि एक सिविल एक क्रिमिनल सेम मैटर पे हो सकता है, दो सिविल नहीं हो सकते, दो क्रिमिनल नहीं हो सकते जनाब। अब ये दोनों केस ला समझ आ गए, ये पॉइंट समझ आ गया, इसकी बेसिक थीम समझ आ गई। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन तो ये है कि ये गार्डियन अपॉइंट करना या नहीं करना, वो अपॉइंट हो गया अलग बात है। अगर अपॉइंट फॉर एग्जांपल क्या है कि हम कहते हैं जी, ये इसकी मिसाल कर लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ये है जी हस्बैंड और ये है वाइफ। जब ये है वार्ड बच्चा, अगर इसकी कस्टडी के लिए कोई हमने गार्डियन, पहले बात है अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन, जब गार्डियन अभी तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर हम किस सेक्शन के तहत जाएंगे? सेक्शन 7 के तहत। लेकिन साथ बच्चा भी चाहिए। अगर हस्बैंड, ये वाइफ दरख्वास्त देती है, किसके खिलाफ देती है? हस्बैंड के खिलाफ, और बच्चा किसके पास है? हस्बैंड के पास। तो एक तो इसने दरख्वास्त देनी है सेक्शन 7 की कि मुझे क्या किया जाए? गार्डियन अपॉइंट किया जाए। और फिर अगली दरख्वास्त किसकी देगी? कि मुझे बच्चा लेकर भी दिया जाए। तो 25 है बच्चे की कस्टडी। ये पॉइंट सबसे पहले समझ ले, बच्चे की कस्टडी अलग है और अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन अलग है। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, और अगर किसी अपॉइंटेड गार्डियन के पास कस्टडी है या नहीं है, राइट उसी का मैं समझाता हूँ। कोर्ट के पास ये गए, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दैट वाइफ यानी कि उसकी जो माँ है ये गार्डियन अपॉइंट कर दी अगेंस्ट फादर। वजह क्या थी? कि जी फादर जो है उसका करेक्टर ठीक नहीं है, ये कोई भी XYZ रीज़न है, गार्डियन कौन अपॉइंट हो गया? माँ। बच्चा कहता है मैंने किधर रहना है? अपने बाप के पास। बच्चा बाप के पास रह रहा है, तो कस्टडी किसके पास है? बाप के पास। अपॉइंटेड गार्डियन कौन है? माँ। इस बच्चे की जायदाद की खरीदो फरोख्त, इसके सारे मामलात वो कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ माँ। चाहे बच्चा बाप के पास मौजूद होगा, जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगा वो उसके, हाँ अपॉइंटेड गार्डियन कौन है? माँ। बच्चा किसके पास है? बाप। अब माँ को अगर बच्चा चाहिए तो वो किस सेक्शन के तहत दरख्वास्त लगाएगी? 25 के तहत। और जब 25 के तहत ये दरख्वास्त लगाएगी तो कोर्ट हालात को देखते हुए बच्चे को अरेस्ट करके भी माँ को दे सकता है कि ये तेरा अपॉइंटेड गार्डियन है। तो कस्टडी से गार्डियनशिप ख़त्म। ये दो अलग अलग बातें हैं। कस्टडी अलग बात है और अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन अलग। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन मीन्स टू गिव अथॉरिटी टू द गार्डियन, कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी और पर्सन के हवाले से जो फैसला करना है वो इसने करना है। कस्टडी अलग चीज़ है। कस्टडी के लिए उसको जाना भी अलग पड़ेगा, मामलात भी सारे क्या होंगे? अलग। कस्टडी के लिए उसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, ये ऑप्शन भी मौजूद है और ये ऑप्शन भी मौजूद है। गार्डियनशिप के लिए सिर्फ कितनी ऑप्शन मौजूद है? एक, और वो कौन सी है? गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट। तो यहाँ पर आपको खाली मिलती भी क्या है? कस्टडी। गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाता। कोर्ट खाली कहता है जी फ़ौरन मसले को ख़त्म करें, बच्चा इसको दे दें, बाकी जो आपके गार्डियनशिप का मसला वो गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट करेगा। वहाँ पर जाएं और प्रॉपरली जिसने अपने आप को गार्डियन अपॉइंट करवाना है वो अपने आप को गार्डियन क्या करवा ले? अपॉइंट करवा ले। अब आगे चलते हैं जनाब। ये कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब सेक्शन इसमें 2 रिपील्ड है, 3 है जनाब सेविंग क्लास। अब 3 पढ़ें जी गौर से ताकि आपको समझ आ जाए। Saving of jurisdiction of the Court of Ward and Chartered High Courts, this act shall be read subject to every enactment there before and hereafter passed relating to any court of wards by competent legislature, authority or person in Pakistan, and nothing in this act shall be construed to affect in any way, derogate from the jurisdiction or authority of the Court of Wards, or to take away any power possessed by the High Courts. सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है जनाब आपका? सेक्शन 3 आपका है सेविंग क्लास। एंड व्हाट इज मेंट बाय सेविंग क्लास? सेविंग क्लास हमेशा स्टार्ट होती है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के साथ। ये सेविंग क्लास क्या होती है? जब हम कोई भी लॉ पढ़ रहे होते हैं और उस लॉ में किसी और लॉ में मौजूद प्रोविजंस को अपनी जगह पर उसको रखा जाता है तो हम कहते हैं जी ये सेविंग क्लास है। अब देखें हम पढ़ क्या रहे हैं? गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट करें। ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट की कोई पावर्स है ना, इस कानून से वो छीनी नहीं जा सकती। अगर होता ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, तो इसका मतलब तो बस सिर्फ यही है, बाकी सारी पावर्स क्या हो गई हैं? ख़त्म। लेकिन सेविंग क्लास ने ये कहा कि हाँ यहाँ पर भी कस्टडी के मामला होंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट की पावर्स है आर्टिकल 199 की, वो इससे वापस छीनी नहीं जा सकती। 491 की पावर उससे छीनी नहीं जा सकती। तो बेसिकली ये जो बातें हमने की थी ये किसके साथ रिलेटेड है? सेक्शन 3 के साथ है कि जो पावर्स मौजूद हैं हमारे गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के पास, वो हाई कोर्ट को उसकी पावर से कभी भी डेरोगेट
नहीं करेंगी। और उसके बाद अभी आ जाएं जनाब डेफिनेशंस की तरफ, आप आ जाएं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक छोटा सा इशू है, हम लोग भी वैसे हैं माशाल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क में, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं कि ठीक है जो चल रहा है सो जैसे चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे पूछे ना पर्सनली, तो एट लीस्ट वन टाइम अगर कभी हमारी अथॉरिटीज़ को टाइम मिले तो पाकिस्तान के तमाम कवानीन को ज़ीरो से ड्राफ्ट करके रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये सब के सब एब्सोल्यूट हो चुके हैं, लेकिन जब हम ATA एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 द प्योर ड्राफ्ट मैन जो एफर्ट ऑफ पाकिस्तानी लेजिस्लेचर, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें डर लगता है कि ठीक है भाई और गुजारा तो चल रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? कई बार मैंने आपको मिसाल दी है, ATA पढ़ेंगे ना, एंटी टेररिज्म एक्ट 1987, उसमें क्या होगा? सेक्शन 11, 11E, 11EE, 11EEE, 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 उसके बाद क्या है? FGHIJKLMNZ तक जाकर भी उसका दिल नहीं भरता, दरमियान में भी पता ही पाकिस्तान की ड्राफ्टिंग है। तो कुछ गुजारे तो होते हैं। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा, ये इतनी बड़ी बहस मैंने इसलिए भी की है कि आपको पता है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन याद है? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि एज ऑफ मेजॉरिटी जो हमने रखी हुई थी वोटिंग के लिए वो कितनी थी? 21 ईयर। आजकल के तो बच्चे बड़े सियाने हो गए हैं, 6 साल का बच्चा मोबाइल में बैठ के जनाब हर चीज़ ओपन करके उसके ऊपर काम कर रहा होता है, और 18 साल में तो वो पूरे के पूरे वो क्या करते हैं, वो जब वो हम कोई ना करने वाली बात वो करते हैं ना। तो अब तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आए और हमने इस एज को कितना कर दिया? 18 ईयर्स कर दिया। इट मीन्स जनरली जब आप पुराने कवानीन में चले जाएंगे तो एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी थी? 21 साल। अब हमने उसको 18 कर दिया है, तो हर जगह पे उसको क्या कर दें आप? 18 कर दें। लेकिन आपको मैं यहाँ पर चीज़ समझाता हूँ, आप हैरान होंगे कि पता नहीं हम इतने लकीर के फ़कीर क्यों हैं। हमारी अदालतें फैसलों पर फैसले दे रही हैं और खुदा के लिए पढ़ तो लोग, इसमें हमने कोई तब्दीली भी करनी है कि नहीं करनी, बस चलते जा रहे हैं आंखें बंद करके। जनाब चले जी, माइनर की पहली डेफिनेशन ही देख ले। कहता जी माइनर वो है, मीन्स अ पर्सन who under the provision of the majority act is to be deemed not to have attained his majority। इसमें एज ऑफ माइनर, ये पॉइंट समझने वाला है। ये एज ऑफ माइनर का पॉइंट क्यों समझने वाला है? इसमें 2 एज हैं, 18 साल और 21 साल, 18 ईयर्स और 21 ईयर्स। रेफरेंस दिया उसने मेजॉरिटी एक्ट का। किसका रेफरेंस दिया जनाब? दरवाजे खोल दें यार ताकि थोड़ा सा जो है ना वो, और बाहर बता दे शोर कोई ना करे, लाइट नहीं है अभी, ये दरवाज़ा भी ओपन कर दे, लाइट नहीं है थोड़ा सा वो बेहतर हो जाएगा, वो पीछे वाला भी खोल दे कुछ बेहतर हो जाएगा, सफोकेशन नहीं होगी। अच्छा जनाब देखें, अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन के पास है तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी है? 18 साल। लेकिन जो बच्चा जिसका गार्डियन अपॉइंट हो जाएगा उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी है? 21 साल। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और मेन देखना है जो इसमें डिफेक्ट भी आप कह सकते हैं। फिगर हमने 18 साल का रखा है। गार्डियन कितने अरसे से पहले अपॉइंट हो सकता है? 18 साल से पहले। अपॉइंट 18 साल से पहले होगा, लेकिन कितने अरसे तक फिर वो गार्डियन रहेगा? अप टू 21 ईयर्स, उस बच्चे की एज तक। अगर 18 साल क्रॉस हो गए तो यहाँ पर इधर गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता, तो फिर वो बच्चा 18 साल पे, मतलब अगर किसी बच्चे का 18 साल तक गार्डियन अपॉइंट ना हो तो वो 18 साल पे मेजर कंसीडर होगा, और अगर किसी बच्चे का 18 साल से चाहे एक दिन पहले गार्डियन अपॉइंट हो गया तो अब वो 21 साल तक अपने गार्डियन के मातहत रहेगा। ये पॉइंट समझ आ गया? गार्डियन की दरख्वास्त 18 साल तक दी जा सकती है। 18 साल से ज़्यादा बच्चे के लिए गार्डियन की दरख्वास्त आप नहीं दे सकते, लेकिन जब गार्डियन अपॉइंट हो जाए तो फिर कितने अरसे तक चलेगा वो? 21 साल तक। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया, इसको इसलिए मैंने समझा दिया आप लोगों को। गार्डियन कौन है जनाब? जो केयर करता है अदर पर्सन की, सरपरस्त जिसको हम कहते हैं। गार्डियन कौन है? थोड़ा सा तेज़ चलते हैं तक नमाज का टाइम है। गार्डियन कौन है जनाब? जो केयर करता है। और वार्ड कौन है? जिसकी केयर की जाती है। गार्डियन केयर करता है, वार्ड की केयर की जाती है। किसकी? पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों। वार्ड एक ऐसा है जिसकी पर्सन की भी और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की भी केयर की जाए, वो वार्ड होता है। बच्चा जिसके हवाले से हम अपॉइंट करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनाब यहाँ पर जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कोर्ट का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। जब ये कानून बना था तो तब इसको एंटरटेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता था, लेकिन अब करंटली अगर आप देख लें तो इसको कौन एंटरटेन करता है? सिविल जज ही एंटरटेन करता है। सिविल जज विद द प्राइमरी पावर्स ऑफ द गार्डियन जज वो उसको डील करता है, लेकिन दोनों कर सकते हैं। अगर सिविल जज गार्डियन के फ़राइज देगा तो अपील कहाँ पर जाएगी? डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट जज गार्डियन होगा तो अपील कहाँ पर जाएगी? हाई कोर्ट। लेकिन दोनों गार्डियन हो सकते हैं। वेयर अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड इन परसुएंस ऑफ एनी सच एप्लीकेशन द कोर्ट विच, तो उसने कह दिया कि जो अदालत ये मामले सारे सुनेगी उसको हम क्या कहेंगे? गार्डियन कोर्ट के हवाले से कहेंगे। अच्छा जनाब, कोर्ट के बाद आप क्या कह लें? कलेक्टर कौन है? जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। कलेक्टर का यहाँ पर जिक्र क्यों आ रहा है जनाब? कलेक्टर हम इसमें किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिससे लैंड रेवेन्यू आता है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, तो ज़रूरी ज़मीनों का जो बेहतर टेक केयर है वो कौन कर सकता है? कलेक्टर। ये कलेक्टर वही है जिसको हम जाके तफसील में पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक एक आपका कलेक्टर होता है जो रेवेन्यू इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। तो अगर कोई बच्चा उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ऐसी ज़मीन ऐसी जो रेवेन्यू पेइंग है तो वहाँ पे कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा जी, माइनर की डेफिनेशन पढ़ लें। केस ला लिख लें। जो मैंने आपको ये बात बताई थी ना, 18 और कितने वाली? 21 साल वाली। PLD 1962 कराची, PLD 1962 कराची, और इसका जो पेज है वो 462 है, पेज 462 है। क्या कहता है जनाब ये? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मेजॉरिटी एक्ट 1875 माइनॉरिटी सीजेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। माइनॉरिटी क्या हो गई? सीजेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, बट वेयर द गार्डियन ऑफ माइनर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड द एज ऑफ द मेजॉरिटी इज एक्सटेंडेड टू 21 ईयर। कहता है जनरली जो माइनॉरिटी है वो कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? 18 साल। लेकिन जहाँ पे गार्डियन अपॉइंट होगा वहाँ पर एज कितनी होगी उसकी? 21 साल तक। तो ये केस ला आप इसके हवाले से एज ऑफ माइनर के हवाले से लिख लें कि एज ऑफ माइनर ये है कि उसकी एप्लीकेशन या उसकी अपॉइंटमेंट 18 साल तक हो सकती है। 18 साल तक अगर ना हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। और अगर 18 साल से पहले गार्डियन अपॉइंट हो जाए तो फिर वो कितने अरसे में जाके होगा? 21 साल में जाके वो मेजर होगा। ये डेफिनेशन क्लास है, और डेफिनेशन क्लास के बाद हमारा 4A सेक्शन देख लें। आज का लास्ट सेक्शन है 4A। पावर टू कन्फर जुरिसडिक्शन ऑन सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर एंड टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग टू सच ऑफिसर। द हाई कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एम्पावर एनी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन subordinate to a district court or the authorized judge of any district court to empower any such officer subordinate to him to dispose of any proceeding under this act। समझ आ गई जनाब? जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसने कहा कि एक्चुअली जो हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स कोर्ट होगा ना, एक्चुअली वो कौन सा होगा? एक्चुअली वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट जज के इक्वल उसकी पावर होगी और डिस्ट्रिक्ट जज ही इस मामले को सुनेगा। लेकिन क्या हो सकता है, अगर हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट को इख्तियार दिया कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एम्पावर कर दे या ख़ुद किसी भी लोअर ग्रेड जज यानी कि किसी भी सिविल जज को एम्पावर करे कि वो गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे। इसी सेक्शन 4A की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट प्रैक्टिकली आप जहाँ पर भी देखेंगे गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट कौन होगा? सिविल जज ही आपको गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के फंक्शन परफॉर्म करता नजर आएगा। किस सेक्शन के तहत उनको एम्पावर किया गया है? सेक्शन 4A के तहत। द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग ट्रांसफर एट एनी स्टेज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट पेंडिंग इन हिज कोर्ट फॉर डिस्पोजल टू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर इसमें ऐड किया गया कि अगर कोई ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज के पास मुकदमा चल रहा है तो 4A आने के बाद वो किसी भी सिविल जज को, लोअर जज को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है। कि आप इसको सुन लें। द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज ट्रांसफ़र हो गया, और व्हेन एनी प्रोसीडिंग आर ट्रांसफर्ड, तो जब कोई प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र होगी तो अगली अदालत की मर्ज़ी है कि उसको वहीं से कंटिन्यू करे या उसको नए सिरे से वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो सिंपल यहाँ पर हमने गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट एक्ट के बारे में क्या पढ़ा कि इन जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट, बट अंडर सेक्शन 4A इफ़ सो एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट अगर क्या करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एम्पावर कर दे तो मुकदमे किसी भी लोअर सबऑर्डिनेट अदालत के पास क्या किए जा सकते हैं? ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ताकि वो गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट के फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसमें जो आज के लेक्चर में सबसे अहम बात एग्जामिनेशन के हवाले से जो मैंने आपको पहले डिस्कस की कि जब कन्फ्लिक्ट आ जाए कि CRPC में 491 की तरफ जाएँ
या यहाँ पर, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, केस लाज इसके ऊपर मौजूद हैं कि ये रेमेडीज़ एक दूसरे को बार नहीं करते। और उसके बाद इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी वो किसके हवाले से है, एज ऑफ माइनर। ये 2 रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और आ सकते हैं कि आप ये बताएं कि जनाब इसमें एज ऑफ द माइनर अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट कितनी है, एक्ट कितनी है। और उसके बाद दूसरा ये आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट, या अगर कोई कहीं पर कोई ऐसा मसला हो कि पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही हो एक गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट में और एक क्रिमिनल कोर्ट में, तो कोई बार है या बार नहीं है। और वैसे भी अगर आपको याद हो सेक्शन 54-55 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू स्टे एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इंजंक्शन आ ही नहीं सकती क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टॉप करने के लिए। सिविल क्रिमिनल को स्टॉप नहीं करेगा, क्रिमिनल सिविल को स्टॉप नहीं करेगा, दोनों पैरेलल चल सकते हैं। हाँ, सिविल को स्टॉप कर सकता है, क्रिमिनल को स्टॉप। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछने, तो फिर हम आगे चलते हैं।